Very recently, we have seen that there has been a coup in Bangladesh. So, in this video, we will try to know the reasons behind that coup and what next, what lies ahead for India in that. तो अभी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है बांग्लादेश की आवामी लीग जो बांग्लादेश को रूल करती है उसकी लीडर थी शेख हसीना. So Sheikh Hasina was Prime Minister of Bangladesh from last 15 years. Her rule was very peaceful, very friendly towards India. Her rule was defined by economic progress of Bangladesh. Even on several parameters, Bangladesh performed very good, very better than India. और इस पूरे इकोनॉमिक जर्नी में जो सबसे सेंट्रल रोल था वो था बांग्लादेश के मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का. बांग्लादेश का जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है उसने बांग्लादेश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दिया. साथ ही साथ बांग्लादेश में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए. बट पोस्ट कोविड जैसे पूरे दुनिया में रिसेशन आया वैसे ही बांग्लादेश में भी रिसेशन आया. बांग्लादेश की अभी जो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी था वो हिट हुआ और वहां भी जॉब क्राइसिस शुरू हुई. इस जॉब क्राइसिस के शुरू होने के साथ ही शुरू हुए वहां छोटे छोटे प्रोटेस्ट्स जॉब को लेकर भी. कैसे प्रोटेस्ट्स? तो बांग्लादेश में 30% सीट्स फ्रीडम फाइटर की फैमिलीज के लिए रिजर्व है. कहाँ 30% सीट्स रिजर्व है? तो गवर्नमेंट जॉब्स में 30% सीट्स रिजर्व है. 1971 में बांग्लादेश फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो लोग लड़े वो उनके बच्चे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सबके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 30% सीट्स रिजर्व रहते हैं. अब जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ इस रिजर्वेशन को कर्व करने के लिए, इस रिजर्वेशन को कम करने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो उस फ्रीडम स्ट्रगल में लड़े वो आवामी लीग के थे. तो ऑफ कोर्स जो अपोजिशन पार्टीज थी जैसे बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी या जमाते इस्लामी बांग्लादेश, ये सारी पार्टीज ने डिमांड की और इनके सपोर्टर्स ने डिमांड किया कि जो जॉब में रिजर्वेशन है वो 30% से कम होना चाहिए. तो शेख हसीना का एक काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गया. If the freedom fighters of this nation will not get and their families will not get reservation, then who will get reservation? Whether these razakars will get reservation. अब रजाकार जो है एक बड़ा नेगेटिव टर्म है बांग्लादेश में. रजाकार यानी वो लोग जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के गुलाम हैं, जो लोग कभी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट और फ्री नेशन देखना ही नहीं चाहते थे. इस वर्ड को यूज करने के पीछे शेख हसीना का मंतव्य शायद ये रहा होगा कि प्रोटेस्ट का जो सपोर्ट है उसको डिमीन कर दिया जाएगा. बट इट बैकफायर. लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी, रादर प्रोटेस्टर्स ने ये बात कहना शुरू कर दी कि आवर राइट एंड फॉर दैट इफ यू डिफाइन अस एज रजाकार्स वी आर रजाकार्स. इसी के साथ ये प्रोटेस्ट शुरू हुए. ये प्रोटेस्ट पिछले 6-7 महीने से चल रहे थे लगातार. इसी प्रोटेस्ट के बैकड्रॉप में थोड़े टाइम पहले एक बहुत बड़ा वायलेंस हुआ बांग्लादेश में. उस वायलेंस के बाद ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मिलिट्री कुड टेक ओवर द रूलिंग डिस्पेंसेशन और वैसा ही हुआ. कल यानी 5 तारीख को मिलिट्री हैज टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बांग्लादेश एंड द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, द लीडर ऑफ अवामी लीग, Sheikh Hasina has to flee Bangladesh and come to India, and now she is seeking asylum from the Western nations like United Kingdom. So what next? अब इसमें आगे क्या है and what is there for India in that? So the first thing first is जो second parties हैं यानी कि जो वहाँ की दूसरी ऐसी पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट में मेजोरिटी सीट्स रखती हैं. जैसे उसमें सबसे पहली पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी, ठीक है, और खालिदा जिया उसकी लीडर है. दूसरी पार्टी जो इस प्रोटेस्ट में काफी लाइमलाइट में रही, इस प्रोटेस्ट को लीड करने में काफी लाइमलाइट में रही, वो है जमाते इस्लामी बांग्लादेश. नाउ जमाते इस्लामी इज अ बैंड पार्टी इन बांग्लादेश. 2013 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्टी को बैन कर दिया. दिस पार्टी बाय लीडिंग द प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश, दिस प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश हैज अगेन कम टू द सेंट्रल स्टेज. अब इसके साथ ही क्या हुआ कि अगेन द कंट्रोल ऑफ बांग्लादेश एंड द बांग्लादेशी regime has moved in the hands of army, which will gradually move in the hands of Awami League and Jamaat-e Islami. Now these Awami League and Jamaat-e Islami have a good relationship with Pakistan and China. Of course, the coup is also said
to be engineered by America-led efforts. But it is not a very good news for India. Why it is not a good news for India? Because since always the territory of Bangladesh has been used as a safe haven to keep the northeastern rebels coming of a ruling dispensation which is not so pro India is seen as a sign where we need to play with caution. तो श्याम सरन जो एक जो इंडिया के पहले फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर इंडिया. तो उसमें उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस दी. पहला सजेशन तो उन्होंने ये दिया कि वी नीड टू गो थ्रू a very delicate bureaucratic and diplomatic strategy, that is wait and watch what unfolds. पहली चीज. दूसरी चीज, the example of how we dealt with a hostile regime in Maldives can be a trend setter. जैसे मालदीव्स में मोहम्मद म्यूजू की जब गवर्नमेंट आई, मोहम्मद म्यूजू was very pro-China and antagonistic towards India. But India opened a diplomatic channel towards Mohammad Mizu. And after some times, Mohammad Mizu visited India. He left his hostility and he established a cordial relationship with India. In the similar way, Bangladesh is economically dependent on India. We supply electricity to Bangladesh. Their trade is dependent on India. So now they share 90% of their border with India and 7 to 10% of their border with Myanmar. They are economically dependent on India. We have people to people ties. So we need to wait and let the natural progression of relationship develop. We also need to trust the wisdom of economy to unfold itself and make the relations normal. So let's see and let's hope that everything goes normal and our neighborhood remains peaceful. It is very essential for security of India and it is also very essential for progress of India along with our neighborhood. Thank you.